ठीक है। डेटाबेस सॉरी डायमेंशन हमने स्टार्ट करना है। डायमेंशन सबसे पहले हमें पता है कि कुछ हमारे पास सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। अच्छा, डायमेंशन हमारे पास क्या है? डायमेंशन हमारे पास एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहां पर के ये डिजिटल साइंस की एक जगह है जहां पर के आप अपनी जो भी फाइंडिंग्स करते हो, रिसर्च करते हो, ट्रायल्स करते हो, और उससे रिलेटेड आप जो भी पेपर लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, पब्लिकेशन लिखते हो, उसको वहां पर जाकर आप पब्लिश कर देते हो। ठीक है, ये वो जगह है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की जहां पर कि हम फोकस करते हैं कि जो भी हमने अपनी रिसर्च की है लाइफ साइकिल के दौरान में, उसको सपोर्ट करें और उसको जो सा है हम वहां पे पब्लिश करें, ताकि हमारा जो सा काम है वो पेटेंट हो जाए, हमारे नाम पे रजिस्टर हो जाए, कोई उसे चुरा ना सके। ठीक है। आम लैंग्वेज में से डेटाबेस भी कहते हैं। डेटाबेस ऐसी जगह को जहां पर आपका सारा डाटा रखा जाता है, हर चीज की इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद होती है, किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्या क्या किया, वो सब चीजें। तो डायमेंशन आपके पास एक ऐसी डिजिटल साइंस की स्पेस है जहां पर आप अपना डाटा, पब्लिकेशंस, रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, सब कुछ जो सा है वहां पर पब्लिश करते हो, ताकि वो आपके नाम से जाने जाए। ठीक है। अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डायमेंशन जो सा है वो आप एक ऐसी स्पेस को भी कहते हो। ठीक है। जिससे कि आप कहो कि ये कुछ पॉइंट से जुड़ी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट जुड़ी हुई है। जैसे अगर आप ये वाली आपको नजर आ रही हो, ये वाली आपको डायग्राम नजर आ रही हो, एक पिक्चर सी बनी हुई है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइनिंग है। ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ज्वाइन है, फिर यही वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ ज्वाइन है, फिर इस पॉइंट के साथ भी ज्वाइन है। पॉइंट्स टू पॉइंट्स यहाँ पर जो आपके पास है ज्वाइनिंग है। और ये ज्वाइनिंग जो सी है आपकी, ये क्या करती है? कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाती है। कोऑर्डिनेट्स किससे कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स अगर आपने मैथमेटिक्स 9th क्लास में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा हो, तो आपको ये बताया गया था कि हमारे पास ग्राफ सिस्टम होता है। और ग्राफ सिस्टम जो सा है उसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो जो आपके पास एक्स एक्सिस है वो आपको हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट प्लेन दिखाता है, जो वाई एक्सिस है वो आपको वर्टिकल मतलब अप टू डाउन प्लेन दिखाता है। तो जब ये दो प्लेन आपस में मिलते हैं, और इसके अलावा एक और तीसरा प्लेन भी मिलता है 3 डायमेंशन में, तो ये आपके डायमेंशन बनते हैं जब कोऑर्डिनेट्स जो से हैं एंड टू एंड मिलते हैं। मतलब कि ये आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। ये 2 डायमेंशनल है कि एक कोऑर्डिनेट मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन हो रही है और हमारे पास एक पूरा कोऑर्डिनेट बन रहा है, इसको आप बोलते हो डायमेंशनल सिस्टम। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी ये डेफिनेशन है। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए आपके पास जो एक लाइन है उसकी एक डायमेंशन है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, ये एक मैं लाइन स्केच कर रही हूँ, तो इसका सिर्फ 1 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट 1 है। इसके साथ कोई और पॉइंट मिलके हमें जो है कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा रहा, कोई और पॉइंट इसके साथ नहीं मिला हुआ। ठीक हो गया। अब एक सरफेस जैसे कि आपके पास बाउंड्री है सिलेंडर की या स्फेयर की, उसकी 2 डायमेंशन होती हैं। कैसे? ये आपकी, सपोज मैं आपको ये ड्रा करके दिखा रही हूँ। ये आपके पास सिलेंडर है, उसकी ये वाली जो सी बाउंड्री है, इसकी 2 डायमेंशन है। एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट इस सर्कल के साथ ज्वाइन हो रहा है और ये पॉइंट इस लाइन के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो इसे आप जिस भी एंगल से देखोगे इसकी आपको 2 बाउंड्रीज नजर आएंगी। ठीक है। तो जो सी चीजें आप प्लेन के ऊपर, पेपर वगैरह के ऊपर ड्रॉ करते हो, उसे आप 2 डायमेंशनल बोलते हो। और जब आप किसी चीज को अंदर से
अपनी आंखों से देखते हो, जिसमें आपको उसके 3 प्लेन्स नजर आ रहे हो, मतलब आपको सामने से भी नजर आ रहा है, साइड से भी नजर आ रहा है, अंदर से भी नजर आ रहा है, ऊपर से भी नजर आ रहा है, तो इसे आप 3 डायमेंशनल बोलते हो। तो ये स्पेसिस में अरेंजमेंट है, इसकी आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टॉपिक है। तो हमें बस पता होना चाहिए कि डायमेंशन होता क्या है, कितने टाइप के आपके पास डायमेंशन अवेलेबल है। अब जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डायमेंशन मैथमेटिक्स में जो सा है साइज या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सिलेंडर या क्यूब अवेलेबल है, तो उसकी विड्थ, लेंथ और हाइट आप मेजर करोगे, तो इससे आपको जो सा है उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसका पेरीमीटर वगैरह या उसकी लेंथ वगैरह मेजर करने में आसानी होगी। तो इस वजह से डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि हमें पता चले हमारे पास कितनी लाइंस अवेलेबल है, कितने प्लेन्स अवेलेबल है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकें। अब आपके पास डायमेंशंस की कुछ टाइप्स हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग: 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 एंड 3 डायमेंशनल। अब 0 डायमेंशनल आपके पास क्या होता है, ये एक पॉइंट है जो कि जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ना उसकी लेंथ है, ना उसकी विड्थ है, ना उसका कोई साइज है। मतलब कोई चीज जिसे आप नहीं देख सकते, आपको उसका कोई प्लेन नजर नहीं आ रहा, वो 0 डायमेंशन में आता है। और हमारी लाइफ में हमारे आमने सामने ऐसी चीजें इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज नजर आती है। तो 0 डायमेंशन में कोई चीज नहीं जाती है हमारे पास, क्योंकि हमें सब चीजें नजर आ रही होती है। फिर 1 डायमेंशन क्या होता है कि जब आप चीज को सिर्फ एक लाइन सेगमेंट के ऊपर देख सको, सिर्फ सामने से या ऊपर से देख सको, उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट देख सको, तो ये 1 डायमेंशनल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया, हम पेपर के ऊपर कोई चीज ड्रॉ करते हैं, तो उसकी हमें सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, एक उसका प्लेन नजर आ रहा है, वो सिर्फ हवा में एक प्लेन के ऊपर मौजूद है, तो ये 1 डायमेंशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ, बहुत गंदा बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ होता है क्योंकि मैं माउस से ये ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो सा बॉक्स है, ये 1 डायमेंशनल, क्योंकि मैं इसे सिर्फ एक प्लेन में देख सकती हूँ, मैं इसे हवा में नहीं देख सकती, मुझे सिर्फ ये इसको इस पेपर पे ही देखना पड़ रहा है। तो ये आपके पास 1 डायमेंशनल आ जाता है। देन वी हैव 2 डायमेंशनल, ये जिसका 1 डायमेंशनल जिसने आपको एग्जांपल दी है कि डिफरेंट आप लाइंस जो भी कर रहे हो पेपर के ऊपर, वो आपकी 1 डायमेंशनल में आते हैं। देन वी हैव 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की जब आप शेप वगैरह ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हो एक फ्लैट प्लेन के ऊपर, जिसमें आपको उसकी दो कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हो, मतलब सिंपली दो लाइंस नजर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने सामने एक बॉक्स देखती हूँ और वो इस एंगल में पड़ा हुआ है कि मुझे उसकी लेंथ और विड्थ सिर्फ नजर आ रही है, तो वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, आपको सिर्फ उसकी दो साइड्स नजर आएंगी, या लेंथ और विड्थ, या हाइट और लेंथ, या हाइट और विड्थ। तो आपको सब जब दो सिर्फ प्लेन्स नजर आते हैं किसी चीज के, तो वो 2 डायमेंशनल में आता है। और जिस तरह उन्होंने कहा, आप जैसे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल वगैरह जो है, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें इनके दो प्लेन्स ही नजर आ रहे होते हैं। ये इन्होंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। देन वी हैव कि 2 डायमेंशनल जो सा है उसे हम 2 डायमेंशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दो एक्सिस में, दो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, उसके आपको सिर्फ दो प्लेन्स नजर आ रहे हैं। अब 3 डायमेंशनल क्या होता है कि ऐसी सॉलिड फिगर जिसको आप 3 डायमेंशन में देख सको, मतलब उसके आपको 3 प्लेन्स, 3 कोऑर्डिनेट नजर आ रहे हो, तो उसे आप बोलते हो 3 डायमेंशनल। ठीक है, मतलब कि आपको उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट नजर आ रही है, इसके अलावा जो सा है आपको उसकी थिकनेस और डेप्थ का पता चल रहा है। जैसे आपके पास क्यूब्स हैं, क्यूबॉइड्स हैं, और पॉलीगॉन वगैरह हैं, स्फेयर है, ये आपके पास 3 डायमेंशनल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो पिक्चर आपको दिखाई है, उन्होंने कहा है कि ये आपको एक रेक्टेंगल दिखाया हुआ है, जिसमें आपको उसकी लेंथ भी पता चल रही है, मुझे उसकी विड्थ का भी पता चल रहा है। यहाँ से देखें तो ये उसकी लेंथ है, ये वाला पॉइंट, ये प्लेन उसका विड्थ है, और ये अंदर से अगर मैं देखूं तो ये मुझे इसकी हाइट भी नजर आई, तो मुझे इसके 3 प्लेन्स नजर आ रहे हैं, एक लेंथ का, एक ये विड्थ का, और ये हाइट का। तो मतलब कि मुझे ये कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर 3 डायमेंशंस में नजर आ रहा है। अब एक पेपर के ऊपर तो मैं इसी तरह से 3 डायमेंशन बना सकती हूँ कि मुझे 3 प्लेन्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हम अगर अपनी आंखों से देखें तो हमें 3 डायमेंशन इजीली देखने को मिल जाते हैं, हमारी आईज भी 3 डायमेंशन ही देखती
फिर उसके बाद हमारा है एरिया। डायमेंशन यहाँ तक क्लियर है। अब किसी का डायमेंशन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। बेटा वन डायमेंशन वो होता है जब आपको सिर्फ एक चीज का एक प्लेन नजर आ रहा हो। जब आपको सिर्फ उसका एक प्लेन नजर आ रहा है तो वो वन डायमेंशन होगा। और ये जो सा है, जब आपको चीजों के दो प्लेन्स नजर आ रहे हो, दो लेंथेज आप समझ लो नजर आ रही हैं, तो उसका टू डायमेंशन होता है। बच्चे अब ये तो जब पेपर या आपके वो होंगे, टेस्ट होंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होते हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी में से होते हैं। जी बच्चे, स्क्वायर जो है वो आपका टू डायमेंशन है, क्योंकि अगर आपके पास स्क्वायर सामने भी पड़ा हुआ है तो ये कम्पैक्ट होता है, अंदर से खोखला नहीं होता है, तो इसलिए आपको इसका तीसरा प्लेन नजर नहीं आता, सिर्फ दो प्लेन ही एट अ टाइम नजर आते हैं, इसलिए टू डायमेंशन कहलाता है। फिर आगे हमारे पास है एरिया। अब हम देखेंगे एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम क्या होता है, इनको हम किस तरह से मेजर करते हैं। हमने डायमेंशन इसीलिए पहले पढ़ा है ताकि हमें पता चले कि एरियाज को हम किस तरह से मेजर करते हैं। एरिया जो आपका है, ये हम टू डायमेंशन स्पेसिस का मेजर करते हैं। ये एक ऐसी बाउंड्री है जो मतलब कि कोई भी आपका प्लेन या कोई भी आपकी फिगर जो बाउंड्री से इंक्लोज हुई हुई है, दो बाउंड्री से, दो लाइन से, तो वो आपका एरिया कहलाएगी। अब एरिया जो सा है उसे आप यूनिट स्क्वायर्स में भी मेजर कर सकते हो, ठीक है। और इसके और भी बहुत से वो हैं, यूनिट्स हैं, जिसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और एरिया जो सा हमेशा आपकी टू डायमेंशनल क्वांटिटीज का आता है। एरिया से मुराद ये है कि जो आपकी बाउंड्री के अंदर, एक क्लोज्ड शेप की बाउंड्री के अंदर जो आपके पास जगह आ रही है, वो आपका एरिया कहलाएगी। और इसे आप जो सा है कुछ फॉर्मूला से मेजर करते हो। सर्कल के लिए अलग एरिया का फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल के लिए अलग फॉर्मूला होता है, क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग और पॉलीगॉन के लिए अलग। जैसे कि अगर आपको पता हो कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, और इसी तरह रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। इसी तरह जो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर नहीं रिटन है, लेकिन ये मैं आपको एक टेबल सेंड कर दूंगी जिसमें आपको पता चल जाए कि एरिया का फॉर्मूला क्या है आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने एरिया को किस तरह से कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया को जो भी हमारी शेप है उसके अकॉर्डिंग। किसी भी एरिया का जो, किसी भी शेप का जो एरिया है वो उसके स्क्वायर यूनिट्स होते हैं, कि स्क्वायर के मुताबिक वो कितने, मतलब अगर हम उसको स्क्वायर में तब्दील करें, स्क्वायर में क्यों तब्दील करें, क्योंकि स्क्वायर आपके पास ऐसी शेप है जिसका एरिया निकालना सबसे ज्यादा आसान है, कि आपने सिर्फ उसकी दो लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस शेप में से कितने स्क्वायर्स निकल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब फॉर्मूला निकलता कैसा है, कैसे है कि अब सर्कल का फॉर्मूला कैसे निकला है, ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे निकला है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड है। तो और हमारे करिकुलम में भी नहीं है, तो ये हमें जानने की जरूरत नहीं। जैसे हम, हमें एक कुछ उसके यूनिट्स का पता हो और कुछ जो हमारी बेसिक शेप्स हैं उनके एरिया का फॉर्मूला पता हो, ये इनफ है हमारे लिए। अब उन्होंने आपको बताया यूनिट स्क्वायर क्या होता है। यूनिट स्क्वायर वो स्क्वायर है जिसकी हर साइड लेंथ जो है वो एक यूनिट की हो, मतलब एक हो, उसकी मेजरमेंट एक हो, यूजिंग। और इसको हम बेसिस के तौर पे यूज करते हैं, और फिर डिफरेंट जो हमारी शेप्स हैं उनका जो है मेजरमेंट जो है वो निकालते हैं, उनके एरियाज का फॉर्मूला निकालते हैं, जो मैंने भी आपको बताया। अब उन्होंने क्या, आपके पास डिफरेंट जो है यूनिट्स हैं एरिया को मेजर करने के लिए। उसमें आपके पास स्क्वायर फीट है, स्क्वायर इंचेस है, स्क्वायर मीटर्स है, और इसी तरह कोई दूसरे यूनिट्स भी हैं आपके मेजरमेंट के। अब उन्होंने एक रफ सा आपको दिया हुआ है कि जो चीजें इस ये जो सा एक आपको उन्होंने स्क्वायर दिखाया हुआ है, ये उन्होंने कह दिया आपके पास 1 स्क्वायर इंच है।
अब हर चीज को देखो, हर आपके पास है शेप, उनको उन्होंने इस इन स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग, इन स्क्वायर्स के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। और वो फिर देखेंगे कि कितने स्क्वायर जो से हैं इन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो सा है फिर ये इसका एरिया निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे, क्यों निकालते हैं, ये हमारा कंसर्न है। अब जैसे कि अगर आप देखो तो इस सर्कल ने ये स्क्वायर्स ऑक्यूपाई किए हैं, और फिर इन स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग हम उसका स्क्वायर इंच का फॉर्मूला यूज करते हुए या स्क्वायर सेंटीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हुए इसका एरिया निकालते हैं। इसी तरह उसने आपको डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं कि अगर तो आपका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक बॉक्स का, तो आपने जब 4 बॉक्सेस का निकालना हो तो एक बॉक्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 बॉक्सेस का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह 9 बॉक्सेस का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और 16 बॉक्सेस का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सिंपली आप इसकी लेंथ इंटू विड्थ भी करो तो आपके पास इजीली फॉर्मूला निकल आता है। अब वो कह रहे हैं कि जो एरिया है उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई थी, एज एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक प्लेन प्लेस, एम्प्टी लैंड का, जो भी आपका खाली लैंड है उसमें एक प्लेन हिस्सा, उसको आप एरिया बोलते हैं। ठीक है। और ये जो सा हिस्सा है पर्टिकुलर बाउंड्री से कवर होता है, मतलब बाउंड्रीज में इसको इनक्लोज करते हैं, मतलब डिफाइंड होता है, आपको बताया होता है कि इतनी जगह है इसकी। ठीक है। अब जिस तरह हमारे घर में हम आम लैंग्वेजेस में, लेमन लैंग्वेजेस में कहते हैं हमारे घर का एरिया इतना है, हमारे रूम का एरिया इतना है, कारपेट का एरिया इतना है। ठीक है। इसी तरह जब आपने घरों में कलर्स वगैरह करवाने होते हैं, वॉलपेपर्स लगवाने होते हैं, तब भी हम एरिया मेजर करके उसके अकॉर्डिंग लेकर आते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में सब बहुत ज्यादा यूज है। तो एरिया तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बच्चे, जो एरिया का फॉर्मूला है वो डिफरेंट शेप्स मैं आपको वैसे भी लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक टेबल भी शेयर कर दूंगी तो आप लोगों को, ताकि रिटर्न फॉर्म में मिल जाए और आपको करना आसान हो जाए। तो मैं आपको लेक्चर के बाद सेंड कर दूंगी जब किताब मटेरियल सेंड होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है कि जो आपका जो भी आपकी शेप है उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो इसकी जो सी सारी बाउंड्री है, ये सारी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री है। तो ये बाउंड्रीज इसकी, ये जो सी लेंथेस को जब मैं आपस में मिलाऊंगी तो ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरह सेम सेंस में जब मैं बात करती हूँ कि ये मेरे पास एक सर्कल है, जो नजर नहीं आ रहा है सर्कल लेकिन है ये सर्कल ही, तो इसकी जब मैं बात करूंगी तो इसकी ये सारी जो सी लेंथ है जो इसको अराउंड सराउंड कर रही है वो उसका पेरीमीटर कहलाएगी। ठीक है। ये आपके पास पेरीमीटर होता है। अब पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, या हम क्या करते हैं, जितनी भी साइड्स हैं आपकी सरफेस की शेप की, उनको हम आपस में प्लस कर देते हैं। और जब हम उनको आपस में प्लस करते हैं तो आपके पास प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम उनको आपस में इकट्ठा करते हैं तो आपके पास पेरीमीटर निकलता है। जैसे इस स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपका एक फार्मर है, और यहाँ पे एक जो शेफर्ड है वो अपनी जो एरिया है, फार्म है, उसको कवर करना चाहता है फेंस से, एक ग्रिल के साथ, ताकि उसकी जो सी शीप है वो इधर उधर ना हो जाए। तो उसका जो सा फार्म है वो रेक्टेंगल की शेप में, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, ताकि उसे पता चले उसे कितना फेंस चाहिए, तो वो क्या करता है कि वो उस, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और उसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो वो उन 2 साइड्स को जब आपस में कैलकुलेट करेगा तो उसका जो सा है पेरीमीटर निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले साइड, उसकी जो सी फॉर्म्स है उनकी साइड को हम नेम करते हैं। जो लार्जर साइड है रेक्टेंगल की उससे हमने आई का है, और जो स्मॉलर साइड है उससे हमने बी का है। अब जब हम चारों जो साइड्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास किस तरह से आएगा,
कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। ये उसका रेक्टेंगल है, पार्ट जो रेक्टेंगल की शेप में। तो हमारे पास क्या है, इसकी कितनी साइड्स है रेक्टेंगल की, हमारे पास रेक्टेंगल की 4 साइड्स है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमें पता है रेक्टेंगल्स की जो दो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और जो दूसरी दो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो एक, दो साइड्स बड़ी होती हैं और दो साइड्स छोटी होती हैं जो आपस में पैरेलल है। तो उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सा ट्रायंगल है उसकी जो बड़ी साइड है उसको हमने आई कह दिया, और जो छोटी साइड है उसको हमने बी कह दिया। तो जब हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो आई आई प्लस बी बी, तो ये आई और ये आई आपस में मिलके 2i बना देंगे, और ये बी और ये बी आपस में मिलके 2b बना देंगे। जब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आई इंटू बी आ जाएगा। आई नहीं, मतलब ये एल है आपके पास, एल इंटू बी आ जाएगा। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ, मतलब कि आपकी लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब हर शेप को के पेरीमीटर को निकालने का भी अलग फॉर्मूला होता है, और कुछ शेप के पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको बताते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए आप निकालते हो, जो भी आपकी 3 डायमेंशनल शेप है उसके लिए आप उसका वॉल्यूम निकालते हो, और ये हमारे पास ऐसा यूनिट को यूज करते हुए हम निकालते हैं। और वॉल्यूम जो सा है इसमें भी आप 3 साइड्स यूज करते हो, और हर शेप के वॉल्यूम का डिफरेंट फॉर्मूला है। वॉल्यूम से हमें ये पता चल जाता है कि उस शेप में कितनी चीज आ सकती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे, उसने आपको बताया एक स्क्वायर है, अगर हम उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा कि उसके अंदर कितना खला है, कितनी चीज को वो अपने अंदर समा सकता है, ये उसका वॉल्यूम होता है। अब 3 डायमेंशनल स्पेस में आप मेजर करते हो ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग मेजर करते हो, डिफरेंट इसके जो से हैं यूनिट्स हैं, और इसमें जो सा है हम इसकी लेंथेस जो सी हैं उनको 3 लेंथेस को, 3 डायमेंशन को, जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम को समटाइम्स हम जो सा है एक बाउंडेड जगह को बताने के लिए भी यूज कर देते हैं, और वॉल्यूम से हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हमारी शेप है, जो भी कंटेनर है, उसके अंदर कितनी अमाउंट आ सकती है गैस या लिक्विड की। ठीक है, तो वॉल्यूम और पेरीमीटर तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेट के ऊपर। जी बच्चे, आप इनकी डेफिनेशंस करेंगे, इनके डिफरेंट फॉर्मूलाज भी याद करेंगे, जो मैं आपको सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह फॉर्मूला आपके लेक्चर के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है रेट। रेट क्या होता है कि जब आप दो क्वांटिटीज को रेशियो की फॉर्म में कंपेयर करते हो और उन दो क्वांटिटीज का यूनिट आपके पास डिफरेंट होता है तो इसको आप रेट बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपैरिजन किया है कि एक कार आपकी जो सी है वो कितने टाइम में कितने माइल्स कवर करती है, तो कितने टाइम में मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वो आपके 60 मिनट्स में कवर करती है 100 माइल्स, मतलब 100 माइल्स। तो आप देखो इनका कंपैरिजन हमने किया रेशियो की फॉर्म में, लेकिन इनके यूनिट्स डिफरेंट हैं, ये माइल है ये मिनट में है, तो इसको हम रेट बोलते हैं।
जब आपके यूनिट्स डिफरेंट हो और आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो आपस में रेशियो की फॉर्म में, तो उससे आप रेट बोलते हो। अब रेट का यूनिट क्या होता है कि जो आपकी दो क्वांटिटीज का यूनिट होता है वही आपकी रेट का यूनिट होता है। आप फर्स्ट क्वांटिटी के यूनिट को दूसरी क्वांटिटी के यूनिट के साथ कंपेयर करते हो और इसके नतीजे में आपके पास रेट का यूनिट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारी सेकंड क्वांटिटी का कंपैरिजन हमेशा वन है, अगर जैसे 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड है, तो यूनिट रेट वी कैन हम ये कह सकते हैं कि जो 60 सेकेंड है पर मिनट में होता है, मतलब कि 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड है। जो वर्ड पर मिनट है उससे ये आपको बताता है कि 1 मिनट, पर का मतलब होता है वन। इसका कुछ एग्जाम्पल में हम कहते हैं 30 मिनट्स पर डे, मतलब कि 30 मिनट्स आपने चलना है एक दिन में। इसी तरह 20 पेजेस पर आवर, मतलब कि 20 पेजेस आपने रीड करना है पर आवर में। इसी तरह जिसका हमने ऊपर देखा था कि 100 माइल्स, 100 माइल्स एक गाड़ी कवर कर रही है पर मिनट में, पर सिक्स पर आवर में, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 आवर में आपकी जो कार है वो 100 माइल्स कवर करती है। तो मतलब कि आप पहले यूनिट को कंपेयर करोगे दूसरे यूनिट के साथ, और ये वाला जो सा साइन है आपका, इसको आप एज अ पर लिखोगे, पर। तो 100 माइल्स पर आवर, ये आपका यूनिट लिखने का तरीका होता है रेट की फॉर्म में। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी का यूनिट देखो, जो कि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकेंड, ये आपका होता है वेलोसिटी का यूनिट। ये मतलब कि एक वेलोसिटी कहते हैं कि एक चीज जो सी है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम के अंदर, तो ये आपका वेलोसिटी बताता है। डिस्टेंस का यूनिट आपके पास मीटर होता है, टाइम का यूनिट आपके पास सेकेंड होता है। तो जब आप मीटर को कंपेयर करोगे सेकेंड के साथ, तो ये लिखा जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इसे आप पढ़ोगे मीटर पर सेकेंड। या फिर इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि जब ये एस इस इस जो है डिवीजन के साइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा, तो इसकी जो न्यूमिनेट इसकी जो सी पावर है वो चेंज हो जाती है। तो ये नेक्स्ट अगर हमारे आएंगे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल देने के लिए मैंने देखा पर का क्या सीन है और किस तरह से आप रेट के यूनिट्स को कंपेयर करते हो आपस में। तो इसके पास हमारे पास है रेशो, जिसका हमने देखा है कि रेट में हम डिफरेंट क्वांटिटीज यूज करते हैं जिनके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, और उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो वो रेट कहलाता है। रेशो में हम एक जैसी क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं जिनका सेम यूनिट होता है, ठीक है। और इसको हम इस कोलन के साथ शो करते हैं। उसमें हमने शो किया था इस स्लैश ब्रैकेट के साथ, लेकिन इसमें हम शो करते हैं इस कोलन के साथ, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसमें जो रेशियो है उसका कोई यूनिट नहीं होता। ये आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूनिट इन रेशियोज। तो रेशियोज हैज नो यूनिट। क्यों क्यों यूनिट नहीं है? फॉर एग्जांपल हमने कंपैरिजन किया 60 मिनट्स का, फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड्स के साथ, तो मुझे पता है मिनट्स में भी जो है सेकंड्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम यूनिट है लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म में है ये। तो इसको भी मैं सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करूंगी। तो 60 इंटू 60, यहाँ पे लिख लेते हैं 60 इंटू 60, तो ये मेरे पास मिनट से कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड्स के अंदर। तो डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। अब ये क्योंकि ऊपर भी 60 है नीचे भी, ये 60 इस 60 से कट हो गया, ये 60 इस 60 से, और सेकंड सेकंड आपस में कट हो गए, तो मेरे पास आंसर 60 आएगा। तो यूनिट तो आपस में कट हो गए क्योंकि ऊपर भी सेम यूनिट था नीचे भी सेम यूनिट था। मैं उसको कंपेयर करके लिख ही नहीं सकती थी, मुझे उसे कट करना था, क्योंकि मैथ का रूल है जो न्यूमिरेटर और न्यूमिरेटर में जो वैल्यूज होते हैं अगर वो सेम हो तो आपको उनको कट करना होता है, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे तो यूनिट्स कट हो गए, तो इसलिए जो रेशियो है आपका उसके पास उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब ये उन्होंने आपको रेट और रेशियो में कंपैरिजन बता दिया। रेट जो सा है वो आपका कंपैरिजन है
दो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान में। जब रेशो है, जो कि रेशो है वो सेम यूनिट्स और सेम क्वांटिटीज के दरमियान में आपका कंपैरिजन होता है। रेट के लिए आप पर यूज करते हो जिसे आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, और रेशो के लिए आप टू यूज करते हो जिसे आप कोलन से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल 100 माइल्स पर आवर कप, या फिर 100 माइल्स पर आवर। इसी तरह 3 apples to 2 cups of milk, this can be expressed as 3:2, which जो कि नंबर ऑफ एप्पल्स हैं और टू द मेजर ऑफ मिल्क। ये आपका रेशो और रेट तक का था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछना। बच्चे यूनिट रेट की ये डेफिनेशन नहीं है, ये आपको बता रहा है कि यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, कि रेट का यूनिट क्या होता है। अब जिस तरह हमने देखा कि दो आप डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो, तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके दो डिफरेंट यूनिट होंगे। तो आपने उनके यूनिट्स को किस तरह से कंपेयर करना है, और उन यूनिट्स को कंपेयर करके आप एक यूनिट कैसे बनाओगे, वो यूनिट रेट है। कि रेट का यूनिट क्या होगा। जिसका हमने देखा कि हमने 100 माइल्स ऑफ कार कवरिंग इन 1 आवर को किया, तो माइल्स पर आवर दो यूनिट्स को जो हमने कंपेयर किया, तो वो उसका एक यूनिट बन गया माइल्स पर आवर। जैसे आप कहते हो इसका माइलेज इतने माइल्स पर आवर चली हुई है, ये इतने मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ ये बोल आई है, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी के साथ आई है। तो ये मीटर पर सेकंड दो यूनिट्स का कंपैरिजन है, दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है, एक यूनिट नहीं है। तो ये किस तरह से आया, उसकी बैकग्राउंड में नॉलेज है। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना। बच्चे एप्पल्स और मिल्क, मिल्क के कप, कप है, मिल्क नहीं है। मिल्क को मैयर आप लीटर में करते हो, लेकिन मिल्क के कप को आप किस तरह मैयर करोगे। एप्पल्स को मैयर नहीं करना है, हमने एप्पल्स को काउंट करना है। 4 एप्पल्स, 3 कप्स ऑफ मिल्क। तो 4 डिजिट्स में आप ऐसे काउंट करोगे, इसके लिए कोई यूनिट नहीं होगा आपका, इसलिए इसका रेशो आता है, रेट नहीं आता है। एप्पल्स को आप किस तरह, कौन से यूनिट में काउंट करोगे, काउंटिंग करनी है हमने, हमने मेजरिंग नहीं करनी है। ये अगर आप थोड़ा सा इसको पॉइंट ऑफ व्यू को देखो, कि काउंटिंग ऑफ एप्पल्स और काउंटिंग ऑफ कप्स ऑफ मिल्क है, ना कि मेजरमेंट ऑफ एप्पल, ना केजीज ऑफ एप्पल और लीटर्स ऑफ मिल्क नहीं है, काउंटिंग है। तो काउंटिंग का कोई यूनिट नहीं होता है। और किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो बताएं, ताकि हम इसको कवर करें। और फिर उसके बाद 5 मिनट्स के बाद आपको एक और लिंक आएगा, इसमें फिर हम अपना पाक स्टडीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पाक स्टडीज में आपने सिर्फ पढ़ना ही है, लेकिन मैं आपको एक थोड़ी गाइडलाइन दे दूंगी उस बुक के अकॉर्डिंग, जो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में और कॉलेजेस में यूज हो रही है। ठीक है, अगर किसी और बच्चे का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स बाद आपको एक और लिंक आएगा, तो आप उसको ज्वाइन करके फिर पाक स्टडीज के लेक्चर के लिए, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का जो हमारा लेक्चर, वो भी आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे, अल्लाह हाफिज़।